आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हम इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। आइए आगाज करते हैं वर्ल्ड न्यूज का। देखते हैं दुनिया जी सलाम की नजर से। अफगानिस्तान के गजनी सूबे में तालिबान और सिक्योरिटी अफवाज के बीच झड़पें लगातार तीसरे दिन भी जारी हैं और इस हमले में अब तक 90 से ज्यादा सिक्योरिटी अफवाज मारे गए थे, जबकि दर्जनों जख्मी हुए। शहर पर कब्जे की कोशिश में 50 से ज्यादा तालिबान दहशतगर्दों के मारे जाने की भी इत्तला है। जराये के मुताबिक तालिबान ने शहर के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अफगान आर्मी चीफ शरीफ याफ्ताली ने कबूल किया है काबुल में खासतौर से कि मीडिया के हवाले से कि शहर के अहम इलाके अभी भी सरकार के कंट्रोल में है। उन्होंने हालांकि कबूल किया है कि सरकारी फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रही, क्योंकि तालिबान जंगजू आम लोगों के घरों और बाजारों में भी मौजूद हैं। हंगामी हालात को देखते हुए अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अफगान स्पेशल फोर्सेस को गजनी भेजने का फैसला किया है। आपको बता दें कि जुमे के रोज तालिबान ने गजनी पर जबरदस्त हमला किया था। शहर पर कब्जे की कोशिश में 39 से ज्यादा तालिबान दहशतगर्दों के मारे जाने की भी इत्तला है। और इस बीच तालिबान ने एक बयान में दावा किया है कि शहर के ज्यादातर हिस्सों में उन्होंने कब्जा कर लिया है। गजनी में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं, इमारतों में आग लगी हुई है, सारी दुकानें और घर बंद हैं। वहां हालात बहुत खराब हैं। और उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इलेक्शन कमीशन की इमारत के बाहर एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। यह धमाका उस वक्त हुआ जब इस इमारत के बाहर दर्जनों अफराद एक मुजाहरे में मसरूफ थे। जराये के मुताबिक इस हमले के नतीजे में कम से कम 2 पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं। धमाके के वक्त इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक उम्मीदवार को गैर कानूनी मुसल्लह ग्रुप से ताल्लुक के इल्जाम के तहत नाअहल करार देने के खिलाफ मकामी अफराद मुजाहरा कर रहे थे। फिलहाल किसी भी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दें कि अक्टूबर में अफगानिस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं और इससे कबल तालिबान और इस्लामिक स्टेट के हमले बढ़ गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब जुड़ गए हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं वर्ल्ड अफेयर्स के। उनसे बात करेंगे। सर, अफगानिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। क्या कभी यहाँ पर अमन की फिजा कायम हो भी पाएगी या नहीं? देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जितने भी एक्टर्स इस वक्त जिनका मुदाखलत है, अमेरिका, नेटो, अफगान गवर्नमेंट खुद, तालिबान, उसको अगर आप मुताला करें तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि किसी के पास मुस्तकबिल के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जी। वो खुद नहीं जानते हैं कि उनका मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है और किस हाल में है। जहां तक अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका का एक मकसद बहुत वाज़ेह है और ये कि अफगानिस्तान को सोमालिया बनाकर ही वो छोड़ेगा। और सोमालिया बनाकर छोड़ने के लिए उसने ISIS के लोगों को अफगानिस्तान में दाखिल कराया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको वेपन्स दिया। दूसरी बात यह है कि एक तरफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कम्बैटमेंट में यानी लड़ाई में बराह रास्त लड़ाई में मदद कर रहा है, दूसरी तरफ तालिबान से बात करने की भी खबर आ रही है। ये सूरत ऐसा अख्तियार कर रहा है, इसकी वजह से ऐसी सूरत अख्तियार कर रहा है जो सोमालिया के तर्ज पे है। तो सोमालिया सौरभ साहब, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप की जो नई अफगान पॉलिसी है उसके बाद तालिबान के हमले लगातार बढ़े हैं। क्या बातचीत के बगैर हथियारों से तालिबान को हराया जा सकता है? नहीं, मुमकिन नहीं है। तालिबान वहाँ के आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां तक वहाँ के हुकूमत का मामला है तो वहाँ के मेजॉरिटी और अक्सरियत जो आवाम है वहाँ के हुकूमत को यानी अफगानिस्तान के हुकूमत को अमेरिका का एक पिट्ठू इंतजामिया एक निज़ाम समझती है। दूसरी अहम बात यह है कि सदर गनी का जो मरकज है, मरकज तो नहीं कहेंगे, सदर गनी का जहाँ पर्जन से मौजूदगी है वो अर्बन एरिया तक महदूद है और बहुत ही लिमिटेड लेवल तक। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान का जो पर्जन है वो पूरे रूरल इलाके पे है। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा अफगानिस्तान ऑफिशियली तौर पे, उसूली तौर पे, ऑफिशियली तौर पर यह कबूल कर लिया गया है कि तालिबान के अंदर में है, लेकिन हकीकत यह है कि मोर देन 50% वो अफगानिस्तान के कंट्रोल में है। अमेरिका जो है इस वक्त बहुत ही मशकूक तरह के पॉलिसी चला रहा है और जिसके वजह से ये खून खराबा बढ़ रहा है।
अमेरिका के पास कोई वाज़ेह वो नहीं है जी। ठीक है, लेकिन अक्टूबर में अफगानिस्तान में इंतखाबात होने हैं, बगैर तालिबान के शामिल किए इन इंतखाबात का कोई मतलब है क्या? क्या इक़्तिदार बदलने से अफगानिस्तान में क़याम अमन मुमकिन है? कोई मतलब नहीं है। पिछले जो इंतखाबात हुए उसके रिजल्ट आज भी अफगानिस्तान की जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उनके अंदर कोई सालिसी नहीं हो पाई। दो तरह की गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, उनकी फुल फॉर्म मिनिस्ट्री कैबिनेट नहीं फॉर्म हो पाया, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाया, कोई पॉलिसी नहीं लॉन्च हो पाई दाखिली तौर पर न खारजी सतह पे जी। तो इस वक्त भी जो अफगानिस्तान की जो मौजूदा इलेक्शन का दिन आने वाला है वो इलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, वो बेमानी होगा अफगानिस्तान तालिबान के साथ किसी तरह से दोस्ती के ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब अपनी बात रखने के लिए अफगानिस्तान इशू पर। इधर शाम के इदलिब सूबे में हुए धमाके में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल हैं। धमाके के असर से एक कसीर मंजिला इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। यह धमाका सारमड़ा शहर में हुआ। जराये के मुताबिक जिस इमारत को नुकसान पहुंचा है वहां पर भारी तादाद में हथियार रखे हुए थे। तुर्की की सरहद के करीबी शहर सारमड़ा में मौजूद व्हाइट हेलमेट ने धमाके के बाद मलबे से लोगों को निकालने के लिए बुलडोजरों का इस्तेमाल किया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि अब भी दर्जनों लोग लापता हैं, जिससे कि और भी हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है, उसमें इजाफा हो सकता है। इदलिब शाम में बागियों का आखिरी गढ़ माना जाता है कि सीरिया की अफवाज का अगला निशाना यही सूबा होगा। और गुज़िश्ता दिनों यमन के सादा में अरब इत्तेहाद के फ़िज़ाई हमले में मारे गए लोगों की आखिरी रस्मात आज अदा की गई। हौसी बागियों के कब्जे वाले शहर सादा में हजारों लोग इस महलूकीन की नमाज जनाजा में शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर हौसी लीडरों ने अमेरिका और अरब इत्तेहाद के खिलाफ जंग जारी रखने का अज़्म दोहराया है। आपको बता दें कि जुमेरात के रोज अरब इत्तेहाद के एक बस पर किए गए हमले में 50 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें से 29 बच्चे शामिल थे। वहीं अरब इत्तेहाद ने कहा कि इस हमले का निशाना ब्लास्टिक मिसाइल दागे जाने की एक जगह थी, लेकिन गलती से बम बस पर गिर गया। उधर दर्जनों बच्चों की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने गहरे सदमे का इजहार करते हुए गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। आपको बता दें कि यमन में 2015 से खाना जंगी चल रही है, जिसमें कि अब तक 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और ताइवान के एक अस्पताल में आग लगने से 9 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग बुरी तरह से झुलस गए। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। जराये के मुताबिक अस्पताल में आग से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं था, यहां तक कि सेंसर्स में भी खराबी थी। बताया जाता है कि आग भड़कने के बाद पुलिस ने अस्पताल की 7वीं मंजिल में फंसे सभी 36 लोगों को बचा लिया, लेकिन बाहर निकलने के बाद 16 लोगों ने सीने में दर्द की शिकायत की। डॉक्टर 7 लोगों को बचाने में कामयाब हुए, लेकिन 9 लोगों की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। जाए वकूफ पर मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने आग लगने से पहले धमाके की आवाज़ सुनी थी। इमारत में आग लगने की इत्तला के बाद 276 दमकल के लोगों को राहत और बचाव के काम में लगाया गया। 1 घंटे के अंदर ही आग पर काबू पा लिया गया। न्यू ताइपे पुलिस मामले की जांच कर रही है। और एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, इसके बाद आपको पाकिस्तान में हुकूमत साजी की कोशिशों से जुड़ी हुई खबर बताएंगे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। पाकिस्तान की नौमुंतखब कौमी असम्बली के अराकीन ने आज हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उन्हें हलफ दिलाया। इसके बाद स्पीकर अयाज सादिक ने खुद 9 मुंतखब अराकीन से हलफ लिया, जिसके बाद अराकीन की जानिब से रूल ऑफ मेंबर के रजिस्टर पर दस्तखत किए गए। असम्बली रजिस्टर पर हुरूफ तहज़ी के तहत दस्तखत किए गए और आसिफ जरदारी ने सबसे पहले रजिस्टर पर दस्तखत किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब दस्तखत करने आए तो असम्बली में मौजूद तहरीक इंसाफ के अरकान ने उनके हक में नारे लगाए और तालियां बजाई। कौमी असम्बली में आज 329 के अवान में 324 अरकान ने हलफ उठाया, जबकि 5 अरकान गैर मौजूद रहे। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए 15 अगस्त की तारीख का ऐलान किया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कासिम सूरी को कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार नामजद किया, जबकि स्पीकर के तौर पर वहीं असद कैसर के तौर पर स्पीकर का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। तो पाकिस्तान
में आज का दिन बेहद खास रहा और कल वहां पर यौम आज़ादी की तकरीब भी है। इससे पहले ही वहां पर जो पार्लियामेंट है वहां पर खास तौर से नौमुंतखब कौमी असम्बली के अरकान ने हलफ लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उन्हें हलफ दिलाया और आपको बता दें कि असम्बली रजिस्टर पर हरूफ तहज़ी के तहत दस्तखत किए गए और आरिफ जरदारी ने सबसे पहले, अगर हम बात करते हैं आसिफ जरदारी की, तो उन्होंने सबसे पहले दस्तखत किए। अनस मलिक हमारे मुआविन चैनल वियॉन के रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अनस, आज कौमी असम्बली में क्या क्या हुआ, किन लोगों ने हलफ लिया है, अहम नाम? जी बिल्कुल, आज कौमी असेंबली के अंदर पाकिस्तान की जो 15वां पार्लियामेंट्री सेशन जो था वो आज मुनक्किद हुआ, जिसमें 124 अरकान ने 342 के 324 अरकान ने हल्फ लिया। इसमें से 2 के ऊपर इलेक्शन जो है पोस्टपोन किया गया था, जबकि 8 अरकान ने अपनी जो नशिस्तें थी वो छोड़ी हैं, क्योंकि उन्होंने 2 से 1 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट किया था। एक अरकान की वालदा का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने हल्फ नहीं लिया। साथ साथ इसके अलावा 2 अरकान का जो जीतने का कामयाबी का नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नहीं किया गया, जिसके बायस 342 के अरकान में से 324 अरकान ने ही हल्फ लिया। आज की एक अहम बात ये थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स थे उन्होंने बड़ी मेच्योरिटी का मुजाहरा किया। इमरान खान बिलावल भुट्टो जरदारी खुद गए, शहबाज शरीफ के इमरान खान से मिले, इमरान खान आसिफ अली जरदारी से भी मिले, जो अपने सियासी हलीफ जिनको माना जाता था उनको सियासी हलीफों को एक साइड पे एक ताक रख के उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की पार्लियामान ने एक मेच्योरिटी देखी गई। तीसरी बार पाकिस्तान के अंदर ये जो इख्तिदार के जो मुंतकली है वो स्मूथली ट्रांजिशन हुआ है। के दरमियान में पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, तो एक बड़ा खुशाइन पाकिस्तान में देखा गया। अनस ये भी जानना चाहेंगे आपसे, अनस ये भी जानना चाहेंगे कि 18 अगस्त को पीएम ओहदे का हलफ ले सकते हैं ज़राए के मुताबिक इमरान खान, क्या वुज़रा की लिस्ट फाइनल हो गई और किन किन लोगों को शामिल किया जा सकता है शुरुआत में? जी बिल्कुल, 18 अगस्त को इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लेंगे। इमरान खान के पास नंबर गेम अब पूरी है, 172 कम से कम वोट चाहिए थे 342 के ऐवान में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने को। तो जो उनका जो अलायंस है पीटीआई का, उनके पास 184 नंबर है। 15 तारीख को वोटिंग होगी जो कि सीक्रेट बैलेट होगा। वो इमरान खान की पार्टी के लिए पहला इम्तिहान होगा, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट पर होता है। अगर इमरान खान की पार्टी अपना स्पीकर लाने कामयाब हो जाती है तो फिर उनके लिए जो वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव है वो बड़ा आसान होगा। याद रहे कि ऑपोजिशन की जो पार्टीज है उन्होंने भी पहले से अनाउंस किया हुआ है कि वो हर बार की तरह इस बार भी अपने एक मुतशक्का उम्मीदवार लेके आएंगे, जो कि ऑपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ होंगे। आपके सवाल का अगर मैं जवाब देकर लूँ तो इमरान खान की जानिब से गेस्ट लिस्ट अभी की जा रही है बावसूख सराय के मुताबिक, लेकिन इमरान खान ने 1992 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उनको मदऊ जरूर किया है। साथ साथ भारत कुछ अपने क्रिकेटर दोस्तों को किया है, मदऊ किया है, जिसमें से दो जो है उन्होंने आमदगी जाहिर की, उनको वीजा दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया अनस मलिक आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान से इस पूरी जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान में 18 अगस्त को लेंगे इमरान खान अपने वजीर आजम के ओहदे का हलफ, और पाकिस्तान ने यौम आज़ादी से कबल खैरसगाली के तहत 27 मछुआरों समेत 30 हिंदुस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि वो 14 अगस्त को मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर इंसानी बुनियाद पर एक मुस्बत कदम उठा रहे हैं और सभी रिहा हिंदुस्तानी अटारी वाघा सरहद से भारत में दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान ने उम्मीद जताई कि हिंदुस्तानी हुकूमत भी इसी तरह से पाकिस्तानी कैदियों को छोड़ेगी। इन भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए पाकिस्तान के समंदरी सरहद में घुसने के बाद गिरफ्तार किया गया था और इन्हें बंदरगाह शहर कराची की जेल से रिहा किया गया है। पाकिस्तान और भारत अपने अपने समंदरी सरहद में गैरकानूनी तौर पर मछली पकड़ने के लिए मछुआरों के घुसने पर उन्हें गिरफ्तार करते रहते, लेकिन दोनों मुल्क अभी तक समंदरी सरहद को लेकर किसी भी तरह के समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। हम सरकार को यही कहना चाहता है कि और 28 बंदे हमारे साथ जो पकड़े थे वो और अभी अंदर रह गए, उसको भी निकालो। और शुमाली और जनूबी कोरिया ने अगले माह प्योंगयांग में एक सरबराही इजलास मुनक्किद करने पर इत्तेफाक कर लिया है। आज शुमाली और जनूबी कोरिया के आला लीडरों के दरमियान एक सरहदी इलाके में आला सतही मुज़ाकरात हुए और आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने पर बातचीत हुई। साउथ कोरियाई वजीर इत्तेहाद
ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच होने वाली बातचीत मीटिंग में क्रॉस बॉर्डर रिश्तों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों कोरियाई रियासतों के सरबराहान अगले माह प्योंगयांग में आपस में एक नई मुलाकात पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन और जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन ने अप्रैल में मुलाकात की थी और इत्तेफाक किया था कि वो मौसम खज़ा में दोबारा मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग में होगी। गुज़िश्ता साल कोरियाई जजीरे में ज़बरदस्त कशीदगी देखने को मिली थी, लेकिन इस साल किम जोंग ने जनूबी कोरिया और अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात करके एक बड़ी तब्दीली के इशारे जरूर दिए हैं। पनमंजून डिक्लेरेशन के मुताबिक हमने आपसी रिश्तों को बेहतर करने के लिए बातचीत की। हमने सितंबर में इंटर कोरियन समिट के लिए इत्तेफाक किया है। ये शुमाली कोरिया में होगा। और तुर्की और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बीच तुर्की की करेंसी लीरा लगातार गिर रही है। पीर को लीरा यूएस डॉलर के मुकाबले 12% टूट गया, जबकि जुमे को उसमें 16% की गिरावट दर्ज की गई। इतना ही नहीं, पिछले 12 महीनों में डॉलर के मुकाबले लीरा की कीमत आधी रह गई है। अपनी करेंसी की वैल्यू को मुस्तहकम बनाने के लिए तुर्की सेंट्रल बैंक अहम कदम उठा रहा है। बैंक का कहना है कि लिक्विडिटी की कमी होने नहीं दी जाएगी और शरह सूद में इजाफा नहीं किया जाएगा। वहीं तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने मुल्क की माशी बहरान के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। अपने सफारतकारों से खिताब करते हुए अर्दोगान ने कहा कि ये एक माशी जंग है। अमेरिका ने एक दोस्त के पीठ पर छुरा भोंका है, लेकिन तुर्की झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को पटरी पर लाने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं और जल्द ही हालात बेहतर होंगे। ये तुर्की पर एक तरह का माशी हमला है। इसकी शुरुआत गेजी हमले से हुई, फिर तख्ता पलटने की कोशिश हुई और अब माशी हमला। ये अभी कुछ दिन और चलेगा। हम लोग मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री जरूरी इकदाम उठा रही है। हमारे पास बहुत से प्लान हैं। हालात जल्द ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इधर मलेशिया के वजीर आजम महातिर मोहम्मद ने कहा कि साबका नजीब हुकूमत में चीन के साथ किए गए अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे पर कर दिए जाएंगे और महातिर ने कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क को कर्ज से बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। 93 साल के महातिर अपने पहले चीन दौरे के लिए रवाना होने से कुछ दिन पहले एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कह रहे थे। मलेशिया के पीएम ने कहा कि वो चीन के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं और सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे मुआहदे किए जाएंगे जो कि मलेशिया के मफाद में हो। आपको बता दें कि चीन ने मलेशिया के बुनियादी ढांचे में बड़ी सरमायाकारी कर रखी है, लेकिन मलेशिया का कहना है कि उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है। We don't think we need those two projects. We don't think they are viable. So if we can, we would like to just drop the projects. But if that cannot be done, we'll have to postpone it to the future where perhaps the need will arise. Well, she appears to be with the government, the military people, on how they treat the Rohingya. I mean, it is a question of justice and human rights. I mean, you can't do that. यहाँ रुकिए एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं इस वक्त जीर सलाम और हम पेश कर रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह अली खुमैनी ने कहा है कि अमेरिका के साथ न तो कोई जंग होगी और न ही कोई बातचीत होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क में इक्तिसादी मसाइल की वजह दाखिली ही है। उन्होंने कहा कि हुकूमती बदइंतजामियों की वजह से ईरान माशी मसाइल का सामना कर रहा है, उनका शिकार हो रहा है। आयतुल्लाह अली खुमैनी ने कहा कि ईरान के माशी मसाइल अमेरिका की वजह से नहीं है, बल्कि बदनवानी ने ईरान को खोखला कर रखा है। उनके इस बयान से सदर हसन रूहानी पर दबाव बढ़ गया है। वहीं ईरानी हुक्काम ने मालियाती जराइम में मुलव्वस होने के इल्जाम में 67 अफराद को गिरफ्तार किया है। माशी जराए के लिए मुल्क में
अलग कोड भी कायम किया गया है। वाज़ेह है कि अमेरिकी खासतौर से माशी जो जुर्म है उसके लिए खासतौर से, और अमेरिकी पाबंदी के सबब ईरान की मईशत कमजोर हुई है। मुल्क में महंगाई और बदनवानी को लेकर रोज बरोज एहतजाज हो रहा है। इधर चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ने शिनजियांग सूबे में मुसलमानों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का दिफा किया है। अपने एक इदारिये में ग्लोबल टाइम्स नामी अखबार ने लिखा है कि चीनी हुकूमत के इक़दामात शिनजियांग को चीन का शाम या चीन का लीबिया बनने से रोकने के लिए निहायत जरूरी है। इस चीनी अखबार के मुताबिक शिनजियांग सूबे में इस्लाहात से इस खत्ते के इस्तेहकाम, अमन और तरक्की के लिए लाजमी है। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने शिनजियांग सूबे में अगयूर मुसलमानों से बरते जाने वाले रवैये को तनकीद का निशाना बनाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने शिनजियांग उगयूर ऑटोनमस रीजन को एक नो राइट्स जोन में बदल कर रख दिया है। और नवाक पर दिए गए अपने मुतनाज़ा बयान पर बरतानिया के साबिक वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। आज अपने घर के बाहर सहाफियों के साथ वो थे। सहाफियों ने जब उनसे पूछा कि क्या वो माफी मांगेंगे तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वो सहाफियों को चाय ऑफर करते रहे, लेकिन बार बार पूछे जाने पर भी बोरिस ने सिर्फ इतना कहा कि वो इंसानी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। Will you comment? Will you have a cup of tea? Will you apologize for your comment? Would you like a cup of tea? Yeah, sure. You go on, have a cup of tea. Thank you, thank you. Do you regret? Do you like a cup of tea? Do you regret your comments? Do you regret your comments? Go on, have a cup of tea. Thank you very much. There you go. There you go. Do you regret your comments, sir? I want you off. इंडोनेशियाई जजीरे लोम्बुक में हालिया दिनों में आए शदीद जलजले में मरने वालों की तादाद 400 को तजावुज कर गई है। मकामी हुक्काम ने बताया कि तबाहशुदा मकानों के मलबे से मजीद लाशें मिली हैं। 5 अगस्त को आए 6.9 की शिद्दत के जलजले में लोम्बुक में भारी नुकसान हुआ है। नाज़रीन, हर मुल्क और खत्ते की अपनी तहजीब और रवायत होती है और उसकी वजह से वो पहचाना भी जाता है। लैटिन अमेरिकी मुल्क कोलंबिया में एक बड़ी खूबसूरत रवायत है। यहाँ पर फूलों के मौसम में लोग अपने बाग के फूलों से सजी झांकियाँ निकालते हैं। लोग तरह तरह की थीम पर फूलों से इस तरह के आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं और इस झांकी को देखने के लिए सयाह दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप रहिए जी सलाम के साथ।